टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी के गोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुंदवा रेलवे क्रॉसिंग से कुछ दूर जंगल में एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। बता दें कि गोला के कुंदवा रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जंगल में एक अज्ञात युवक का आपको बता दें कि लटकता हुआ शव देखकर रेलवे कर्मचारियों ने गोला कोतवाली में सूचना दी है। सूचना मिलने के बाद कोतवाल अंबर सिंह फोर्स के साथ पहुंचे हैं और शव को पेड़ से उतरवाकर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कीड़े की दवा खाने से स्कूल के बच्चे की बिगड़ी हालत। करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों की हालत हुई है खराब। सभी बच्चों का आनन फानन में जिला अस्पताल में उन्हें कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में मचा हड़कंप। सीएमओ सीएमएस समेत कई डॉक्टर जिला अस्पताल में मौजूद। शहर कोतवाली क्षेत्र के किरतपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय का पूरा मामला। किस स्कूल में पढ़ती है? कंपोजिट स्कूल में। कहाँ पे रही है? जंगला तीरथ के पास में। सरकारी स्कूल है? हाँ। अच्छा, आज तमाम बच्चे बीमार हुए, आप भी बीमार हुए, क्या 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 खाया था आपने? कीड़े वाली दवाई खाई थी। किसने खिलाई थी? हर साल खाते हैं, सर ने खिलाई थी। सर ने खिलाई थी। और उसके बाद खाने के बाद तुरंत ही तबीयत खराब हो गई। क्या दिक्कत हो रही थी सब बच्चों को? पेट में दर्द हो रहे थे और उल्टी हो रही थी, चक्कर भी हो रहे थे। तो आपने सर से नहीं बोला कि हम लोगों को दर्द हो रहा है? बोला तो सर लेके गए थे, 1-2-3 बच्चों के लेके गए थे अस्पताल। अभी हम लोग यहाँ पे आए। सारे बच्चे बीमार हो गए? ज्यादा नहीं हुए, कुछ इतने बच्चे हुए हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे बेटा? पता नहीं सर। नहीं मालूम। जिला अस्पताल इमरजेंसी में कई सारे बच्चे, स्कूली बच्चे आए हैं। उनका कहना है कि कीड़े वाली दवा खाई थी, उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या मामला है? आज 10 फरवरी का दिन है। आज नेशनल डिवर्मिंग डे होता है। इसमें अभियान चला करके 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी स्कूली बच्चों को जो 1 साल से 19 साल के होते हैं उनको एक कीड़े की दवा खिलाई जाती है कि जिससे पेट में जो भी कीड़े हो खत्म हो जाए और खून की कमी न हो। और इस अभियान में सभी स्कूल के बच्चों को खिलवाया जाता है टेबलेट। कभी कभी इससे कुछ बच्चों के पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी कुछ बच्चों की स्कूल में पेट में दर्द हो सकता है। तो इसमें स्कूल से तो करीब 20-22 बच्चों को लोग ले आए हैं। मैंने सभी बच्चों को देखा है, लगभग 10 बच्चों को मैंने देख लिया। 1-2 बच्चे ही पेट में दर्द है, वो भी सही हो गए हैं। बाकी बच्चे दूसरे बच्चों को देख के घबरा गए हैं, तो उनको एक प्रिकॉशन के तौर पे भर्ती कर लिया गया। सब सही है। अभी 1-2 घंटे बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। बच्चे बीमार होकर अस्पताल में आए, क्या कारण था, कैसे बीमार हुए? आज 10 फरवरी का दिन है और आज नेशनल डिवर्मिंग डे है। साल में 2 बार मनाया जाता है, 10 अगस्त और 10 फरवरी को, जिसमें 2 साल से 19 साल तक के सभी बच्चों को कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाती है और ये टेबलेट चबा के खाई जाती है, पूर्णतः सुरक्षित होती है। लेकिन यहाँ पे एक कोई प्राइमरी स्कूल है नगला किरतपुर में, वहाँ पे 1-2 बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत उन लोगों ने बताया। तो 2 बच्चों को जब लाया गया कि यहाँ हॉस्पिटल में उनको चेकअप करा के भर्ती कराया, तो बाकी बच्चे भी घबराहट की वजह से उनके घर वाले लेके यहाँ पे चले आए। अधिकांश बच्चों को मैंने खुद देखा, सभी बच्चे ठीक हैं। जिनके पेट में दर्द भी हो रहा था वो भी बच्चों को आराम हो गया है और अभी 1-2 घंटे बाद सभी की छुट्टी कर दी जाएगी। सर, क्या लगता है बच्चों को दवाई खिलाई गई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद थी? उनकी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ मौजूद नहीं रहती। आरबीएसके की टीम सभी स्कूलों के बीच में लगातार भ्रमण पे रहती है। किसी को कोई समस्या होती है तुरंत बताती है और आरबीएसके की टीम को ही लोगों ने बताया। आरबीएसके की टीम के डॉक्टर साहब द्वारा ही दोनों बच्चों को लेके आए। जिला अस्पताल में समय लगभग कितने बच्चे एडमिट हुए? अभी समय तो जो मैंने अभी तक देखा तो लगभग 2 दर्जन बच्चे होंगे, 23 से 24 बच्चे होंगे। क्या लगता है किसकी लापरवाही? इसमें किसी की भी लापरवाही नहीं की जाएगी। टेबलेट पूर्णतः सुरक्षित है और सभी बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। बच्चे बस केवल घबरा गए, 1-2 बच्चों के पेट में दर्द होने से देख करके बच्चे घबरा गए। बच्चों को परेशान हो रहे हैं, तो बच्चे जब परेशान होंगे तो परेशान होंगे, उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि वो बिल्कुल परेशान न हो। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक है। अभी 1-8 घंटे में छुट्टी कर दी जाएगी सभी।
जनपद इटावा के थाना एकदिल क्षेत्र से लापता हुए 4 स्कूली बच्चों को एकदिल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस की त्वरित सराहनीय कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई है। जानकारी के अनुसार 9 फरवरी 2026 को एकदिल क्षेत्र स्थित 7 हिल्स स्कूल में कक्षा 9B के चारों छात्र थे गुम हुए और साथ ही छात्रों के नाम पूर्वांश मिश्रा, शिवम दुबे, शिवम दीक्षित और आर्यन दोहरे हैं। शाम करीब 4 बजे अपने घरों से निकले थे। देर शाम तक अचानक घर न लौटने पर परिजनों ने थाना एकदिल में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस तत्काल जांच शुरू कर दी और साथ ही पुलिस ने जांच में सामने आया कि छमाही परीक्षा में अंक कम आने के कारण परिजनों की डांट फटकार और पिटाई से नाराज होकर बच्चे नाबालिग घर छोड़कर चले गए थे। मामले को गंभीरता से देखते हुए एकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह और पुलिस टीम ने खोजबीन शुरू कर दी है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चारों छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। 448 लीटर अवैध शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। तस्कर ट्रक में अवैध शराब भरकर बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था बिहार। गिरफ्तार तस्कर जुगनू यादव वाराणसी जिले का बताया जा रहा निवासी अलीनगर पुलिस को चेकिंग के दौरान पचपेड़वा इलाके से मिली थी कामयाबी। वहीं पुलिस तस्कर से जुड़े नेटवर्क खंगालने में जुटी है। बदायूं के थाना उघैती क्षेत्र के गांव सराय सालबल निवासी 80 वर्षीय मृतका अमजदी पत्नी इब्राहिम अमजदी घर में अकेली रहती थी। उनके लड़के और बहू कुछ उघैती और कुछ लोग दिल्ली रहने थे और साथ ही पड़ोस में एक फंक्शन था, उसमें अमजदी ने डांस किया था। उसके बाद अमजदी अपने घर पर अचानक लेट गई। करीब 12 बजे रात में अमजदी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। अमजदी के सिर और कान से चोट आई है और साथ ही अमजदी के घर में नाक, आपको बता दें कि नाक की लॉक, पाजेब और साथ ही कानों के कुंडल आदि सामान भी निकाल ले गए हैं। अमजदी के लड़के अकील अहमद ने गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है और अकील अहमद ने पुलिस को घटना की सूचना दी है। माँ की कैसे मौत हो गई? किसी ने हादसा कराया जी। गला दबा है, कान गाल में मारे हैं, कान में खून निकला है, सिर में चोट है। और क्या क्या चोरी हो गया आपका? लौंग ले गए निकाल के। अच्छा। पाजेब ले गए निकाल के, सोने के कुंडल है उसके वो ले गए निकाल के। अच्छा। और बेड भी खोला था। तो घर में अकेली थी? अकेली रहती है रात के टाइम। कोतवाली उझानी क्षेत्र के फूलपुर ढाबा में 200 मीटर दूर उझानी की तरफ 23 वर्षीय मृतक केशव पुत्र विनय रस्तोगी निवासी मोहल्ला नाथुराम निवासी कासगंज कल शाम 7 बजे केशव अपने घर से निकला, तभी रोडवेज बस से कासगंज से बदायूं आ रहे सुबह फूलपुर ढाबा के पास वहीं के गांव वालों ने एक शव पड़ा दिखाई दिया। तभी गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आधार कार्ड देखकर परिवार वालों को सूचना दी। पुलिस शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले गई है और साथ ही वहां पर आए परिवार वाले पोस्टमार्टम पर आ गए और साथ ही परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। केशव की कैसे मौत हुई है यह अभी तक पता नहीं चल पा रहा।
सिद्धार्थनगर से एक बार फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इटावा तहसील क्षेत्र में फॉर्म 7 के जरिए नाम काटे जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इटावा तहसील क्षेत्र के कपिया लोहटी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब विशेष समुदाय के लोग करीब 36 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फॉर्म 7 भेजे जाने का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की गई है वे सभी जीवित है और गाँव में ही निवास कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के ही निवासी प्रमोद पांडे द्वारा बीएलओ को फॉर्म 7 उपलब्ध कराया गया। बताया जा रहा कि प्रमोद पांडे के पिता सभासद और साथ ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि रियाज अहमद ग्रामीण ने कहा है, हम लोग जिंदा है, गांव में रहते हैं, फिर भी हमारा नाम काटने की कोशिश की जा रही। दूसरे ग्रामीण ने कहा, हमारे पिताजी घर पर ही हैं, कुछ लोग बाहर कमाने गए हैं लेकिन आते जाते रहते हैं, गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें वहां पर नादिर सलमान प्रदेश सचिव कांग्रेस ने कहा है, भाजपा से जुड़े लोग बीएलओ को फॉर्म 7 दे रहे हैं, पात्र मतदाताओं के नाम काटने की बड़ी साजिश चल रही है, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आज आप लोग यहाँ तहसील में आए थे, क्या मामला था? मामला बहुत गंभीर बना हुआ है। ये फार्म 7 भाजपा के लोग जिस तरह से फार्म 7 हर बूथों पर ले जाकर जो है बीएलओ को दे रहे हैं, उसी मामले को लेकर हम आज फिर इटवा तहसील पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मामला है कपिया लोहटी का। वहाँ से प्रमोद पांडे कोई हैं, उन्होंने लगभग 36 लोगों का नाम जो है बीएलओ को दिया है फार्म 7 का। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रिंटेड फॉर्म, बाकायदा नाम लिखा हुआ फॉर्म है, उस पर खाली जो क्या नाम है जो आपत्ति दे रहा है वो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख दे रहा है। अब ये षड्यंत्र नीचे से है कि ऊपर से है, इसमें कितने लोग संलिप्त हैं ये जांच का विषय है। और इस जांच के विषय को लेकर हम बार बार जो है इन अधिकारियों के पास आ रहे हैं और इनको आगाह कर रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो पात्र मतदाता है, जिसका नाम वास्तविक है, उसका नाम नहीं कटना चाहिए। और ये पूरी तरीके से एक अपराध है, जबकि कोई भी बल्क में फार्म 7 नहीं दे सकता है और बल्क में 30 नाम, 40 नाम, 80 नाम, 100 नाम, इस तरह से मामला संज्ञान में आ रहा है। और इस तरह का जो है लगातार इसमें भाजपा के लोग मिले हुए हैं, यही एक्चुअल में वोट चोर हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, लेकिन ये आज के डेट में वोट चोर जो घूम रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर, और ये जो है लोकतंत्र की चोरी करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि इस लोगों पर तुरंत लगाम लगाएं, अन्यथा इसका गंभीर परिणाम होगा और ये देश के जो है लिए बहुत ही खतरा है। ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से तहस नहस करने का जो प्लानिंग है, इस मंसूबे में हम किसी को कामयाब नहीं होने देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम नसरुल्लाह है। आज आप लोग तहसील पे आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या वजह? तहसील पे इसलिए आए हैं कि हमको ये मालूम हुआ कि मतलब है कि तुम्हारा नाम फार्म 7 पे आया। जब हम लोग विलो से पूछे तो उन्होंने बताया तुम लोगों का नाम आया, लेकिन गुपचुप में कर लो या डीएम साहब के दरखास्त दो। हम लोग आए हैं इसलिए कि मतलब उनसे किसकी साइन है? उस पर साइन प्रमोद की है। प्रमोद कौन है? प्रमोद, वो क्या नाम है उसके, उनका बाप सभासद, उनका बाप, वो भाजपा के मतलब है कि वो है कार्यकर्ता। कितने लोगों का नाम कटने का? कम से कम लगभग 35 से 40 है। क्यों नाम कटवा रहे हैं आप लोगों का? क्या मालूम है, तो वही जाने, ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, और हम लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोगों का नाम उसमें आ जाए। कौन कौन से बिरादरी के लोग हैं जिनके फार्म है? हमारे सभी मुसलमान भाइयों का। केवल मुस्लिमों का ही कटवा रहे हैं? अब ये तो भाई हम कहाँ से बताएं, कोई रंजिश भी नहीं हमारा उनका। आज एसडीएम साहब के पास आप लोग आए, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम लोगों का नाम, श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों का नाम उसमें आ जाए, वाटर लिस्ट में। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शब्बीर। कहाँ रहते हो, क्या मामला है? कपिया लोहटी। क्या मामला है? मामला ये है सर कि 7 फार्म आया है उसमें नाम काटने के लिए, लेकिन वो नाम जो है हम लोग जो आए हैं तहसील पे एसडीएम साहब से जो है मिलेंगे और मिलने के बाद में जो है नाम कटवाए हैं प्रमोद पांडे। पता नहीं क्या किस वजह से जो है फार्म दिए हैं। बेल्लो ने हम लोग को बताया कि हमारा नाम नहीं लेना, आप लोग को जो कार्रवाई करना है वो कर लीजिए।
कौन है बिल्लो आपके यहाँ के? राजन पांडे उन्होंने आपसे बताया? जी। अब क्या फार्म किस वजह से काट रहे हैं आपका नाम? वो बोले हैं कि यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और हम लोग शुरू से यहीं गांव में रहते हैं। तो क्यों कटवा रहे हैं? अब उनकी मर्जी सर। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको गांव में किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग को यही है कि हम लोग वोटर लिस्ट में शुरू से आखिरी तक हैं और आज भी रहे, हम लोग का नाम ना कटे। आप तो यहीं पे रहते हो और जी। फार्म 7 कैसे आ गया? किसने दिया और क्यों दिया? अब फार्म 7 जो है प्रमोद पांडे ने दिया है, अब उनका साइन भी है फार्म पे। कौन है प्रमोद? वो गांव के हैं, उनका बाप जो है सदा सभासद है। अच्छा, हाँ, किस पार्टी में है? वो बीजेपी पार्टी में है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कपिया लोटी। मेरा नाम रियाज अहमद है। मैं किराम कपिया लोटी से हूँ। मेरे पिताजी का नाम का फार्म 7 आया है, उसमें प्रमोद पांडे ने पता नहीं क्यों वो किस वजह से वो फार्म 7 दे दिया। वो जिंदा हैं और घर पे ही रहते हैं, और मेरे परिवार का और कटा है, 8 नाम कटा है। बाकी लोग बम्बई रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो इसका मतलब है कमाने खाने के लिए कोई जाए उनका नाम काट दिया जाए। कौन कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? बिल्लो ने हमको बताया और उन्होंने ये बताया कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए। कौन है बिल्लो? राजन पांडे। किसकी सिग्नेचर है फार्म 7 पे आपके? प्रमोद पांडे का। ये कौन है? ये सभासद उनके पिताजी हैं, उनके लड़के हैं सभासद के। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं हमारा नाम रहे, वोटर लिस्ट में पहले भी था और भी रहना चाहिए। क्या वजह है, क्यों कटवा रहे हैं लोग? अब उनका वजह वही जाने भाई। लगभग कितने लोगों का नाम करते हैं? लगभग 40 के आसपास है गाँव में। 40 के आसपास जो है हाँ। फार्म आए हैं। हाँ, फार्म आए। कौन कौन लोग हैं इसमें? इसमें सब मुस्लिम है, मुस्लिम बिरादरी सब है। अभी आप लोग तहसील पे आए हैं, किस लिए आए हैं? आए एसडीएम साहब से इसी विषय में बात करने के लिए। वाराणसी के एक होटल में भाई और बहन ने किया सुसाइड। हैदराबाद से वाराणसी के एक होटल में आकर रुके थे दोनों, और साथ ही कैंट स्थित एक होटल में रुके थे दोनों। मौके से नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। मौके पर डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल समेत सीओ चेतनगंज और साथ ही इंस्पेक्टर सिगरा रोडवेज चौकी इंचार्ज समेत पुलिस पहुंची है। फॉरेंसिक टीम की मौके पर पहुंची है और साथ ही पुलिस सुसाइड की वजह की कर रही जाँच। रूम को लास्ट प्रोसीजर होता है एक बार आके नॉक करना से, ओपन नहीं कर सकते हम किसी भी गेस्ट की प्राइवेसी के हिसाब से गेस्ट के रूम को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो फिर नॉक करने पे भी इन्होंने ओपन नहीं किया, तो हमने जो भी निकटतम हमारे चौकी प्रभारी हैं उनको हमने कॉल किया और बाकी की कार्रवाई अभी तक पुलिस आपके साथ। टूरिस्ट थे, हस्बैंड वाइफ। ये इनके आधार कार्ड से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का फादर नेम सेम है, तो ये भाई बहन नहीं होंगे। अब आगे जो भी पुष्टि है, रिलेशन तो उस पे आधार पे लिखा होता है। नहीं, आईडी के हिसाब से तो ये भाई बहन। नहीं, आपने मेंशन जो किया था उसमें हस्बैंड वाइफ नहीं, हमारे भाई बहन। शाहजहांपुर के खुटार से इस वक्त की एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां स्कूल से घर लौट रहे बच्चों की बस में रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खुटार क्षेत्र के गोल्डन फ्लावर स्कूल से पढ़ाई कर घर लौट रहे बच्चों की बस को एक व्यक्ति ने रास्ते में रोक लिया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने बस में सवार मासूम बच्चों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और उनके साथ मारपीट की है। अचानक हुई इस घटना से बस में मौजूद बच्चे बुरी तरह घबरा गए और रोने लगे। बस के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद बच्चों ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरा जानकारी दी। इसके बाद घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर पूरी तरह वायरल हो रहा है। अभिभावकों ने बताया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, अगर रास्ते में उनके साथ ऐसा होगा तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा। बड़ा सवाल यही है, आखिर स्कूल जाने वाले बच्चे कितने सुरक्षित हैं। अब देखना होगा पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है।
खबर सहावर से है, जहां कस्बा के सोरो रोड स्थित MA इस्लामिया इंटर कॉलेज में मंगलवार को हाई स्कूल और साथ ही इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान 9 व 11 के छात्रों ने अपने सीनियर विद्यार्थियों को आत्मीय स्वागत करते हुए अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। गीत, नृत्य, मनोरंजन प्रस्तुतियां और भावनात्मक विदाई संदेशों के कार्यक्रम में यादगार बना दिया। विद्यालय के प्रबंधक निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी कौसर हामिद ने छात्रों को संबोधित किया और साथ ही आपको बता दें, छात्रों को संबोधित करते उन्होंने तमाम आयोजन किए और साथ ही उन्होंने विद्यालय में अनुशासन, परिश्रम और लक्ष्य की प्राप्ति समर्पण के साथ सफलता प्राप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने पर भी जोर दिया। 10वीं और 12वीं के सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। समारोह, आपको बता दें कि समारोह में शारिक महमूद, गोविंद शर्मा, सुबोध कुमार, प्रेम सिंह, अनुषा, विकार, साइमा, नईम खान आदि लोग उपस्थित रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण आपका समय है। ऐसा नहीं है कि आपका समय पढ़ाई का पूरा हो गया और अब आपको फ्री रहना है। हाई स्कूल से पहली महोबा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन का आरोप है कि एक सुनियोजित साजिश के तहत उनके युवा उद्घोष कार्यक्रम की भ्रामक खबरें फैलाकर छवि धूमिल की जा रही है। डीएम निक को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई और साथ ही कार्यकर्ताओं ने यूट्यूब संचालक पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। महोबा में वैचारिक और साथ ही छात्र राजनीतिक के बीच अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। मामला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से जुड़ा है, जिसने एक स्थानीय यूट्यूब चैनल पर संगठन को बदनाम करने और भ्रामक खबरें चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी संख्या में एकत्रित होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। मामला 30 जनवरी को आयोजित युवा उद्घोष कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां ABVP का कहना है कि गरिमामय कार्यक्रम में पूर्व निर्धारित अतिथियों को ही मंच पर स्थान दिया गया था। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब एक यूट्यूब चैनल ने इस कार्यक्रम के 7 दिन बाद एक खबर प्रसारित की है। आरोप है कि यह खबर न केवल असत्य थी बल्कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, ताकि संगठन की छवि को आम जनता के सामने धूमिल किया जा सके। उनका तर्क, यदि उद्देश्य पत्रकारिता होता तो खबर उसी दिन चलती, लेकिन 7 दिन बाद इसे सुनियोजित तरीके से केवल भ्रम फैलाने के लिए किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया जा रहा है। विगत 30 तारीख को एक युवा उद्घोष करके हमारे एक कार्यक्रम था, जिसमें माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के तौर पर हमारे प्रांत संगठन मंत्री जी उपस्थित थे। वो मंच पे अन्य अतिथि भी थे, लेकिन लगातार विगत 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि एक न्यूज चैनल द्वारा हमारे उस कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम और एक घटना का दर्जा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं घटना जो है वो पूरे सुनियोजित तौर पर संगठन को बदनाम करने की है, क्योंकि संगठन के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल तय पूर्व योजना के साथ होते हैं, जो हमारे संगठन के अधिकारी बैठ के तय करते हैं कि 5 लोग 6 लोग या संगठन का एक दायरा तय होता है कि इतने लोग अतिथि के तौर पे मंचासीन रहेंगे। कौन लोग शिकायत करने जा रहे हैं? ये महोबा न्यूज करके एक चैनल है। विगत 7 तारीख को एक हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर आती है कि जो है जिसमें बताया गया कि माननीय जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, MLC महोदय को मंच नहीं दिया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे संगठन की पहचान अनुशासन और राष्ट्रवादी है। तो हमारे अगर में मंचासीन अतिथि एक बार तय होगा तो हम उनको नहीं बदल सकते। तो इसी सब विषय को लेके हम जो है एक शिकायत माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं, जिसमें यह है कि हम इस प्रकार का कोई भी न्यूज चैनल, ताकि कभी भी किसी अन्य संगठन या, क्योंकि एक प्रत्येक संगठन की एक पॉलिसी होती है कि हम इस तरीके बेस पे काम करेंगे। इस तरह विद्यार्थी परिषद की पहचान जो अनुषांगिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जानी जाती है। जो हमारी मंचसीन की पूर्व तैयारी है वो क्लियर इसमें थी कि हमें 6 से 7 लोग मंचासीन रहेंगे। तो उन्हीं 7 लोगों को हमने मंच दिया। और क्या आरोप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आरोप क्या है ABVP पर आरोप लगाया गया है कि जो कार्यक्रम हम लोगों ने युवा उद्घोष किया उसको बताया गया कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है। तो हमारा संगठन जो है गैर राजनीतिक है, हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं। जैसे चर्चा आई कि आपके कार्यक्रम में कई राजनीतिक उपस्थित थे।
खबर औरैया से है, जहां सोशल मीडिया पर वी वांट ट्रिप नाम से फर्जी ट्रैवल पेज बनाकर सस्ते टूर पैकेज का लालच देने वाले शातिर साइबर ठग आखिरकार साइबर थाना औरैया पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। आरोपी टूर बुकिंग के नाम से लोगों को से अपने बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर कराता था और पैसे मिलते ही ना टिकट देता था ना कोई ट्रैवल सुविधा, सीधे ठगी। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए साइबर टीम ने कोतवाली औरैया क्षेत्र में 100 सैया अस्पताल के पास से देर रात गिरफ्तारी की है। पकड़ा गया आरोपी प्रवेंद्र प्रताप उर्फ ओम जी, करीब आपको बता दें कि उम्र 30 वर्षीय, निवासी ग्राम रूरा सांफर, थाना अजीतमल, जनपद औरैया का है। जहां जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी के खिलाफ गुजरात, तेलंगाना, यूपी, दिल्ली, मुंबई समेत कई राज्यों में साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है और साथ ही पुलिस ने उसके कब्जे से 1,19,400 नगद, 2 लैपटॉप, 10 ATM कार्ड और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। देखिए, आज दिनांक 10/2/2026 को जनपद औरैया की साइबर पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद औरैया में NCRP पोर्टल पर, जिसे प्रतिबिंब पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 5 कंप्लेंट विभिन्न राज्यों से थी, जिसके संबंध में हमारी साइबर टीम जो है चेकिंग कर रही थी और मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त, जिसका नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ओम जी, पुत्र इंद्रपाल सिंह, निवासी रुरुआ साफर, थाना अजीतमल है, गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 30 वर्ष है। इसके द्वारा बताया गया कि पहले ये ट्रेवल्स कंपनी में काम करता था, जहां से ट्रेवलिंग का काम सीखा। उसने अपना फेसबुक पर एक पेज वी वांट ट्रिप नाम से बनाया और लोगों को लुभावने ऑफर देकर ट्रेवल कराने के नाम पर अपने मोबाइल नंबर शेयर किए, जिससे भूली भाले लोग इनके जाल में फंसकर बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। इस तरह लगभग 1,60,000 रुपए की ठगी अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1,19,400 रुपए की बरामदगी हुई है और 2 लैपटॉप, 10 ATM कार्ड जो विभिन्न बैंकों के हैं और 1 मोबाइल फोन अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। श्रावस्ती में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आज शाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर का पुतला जलाया गया। ये विरोध प्रदर्शन शिया समुदाय के अंजुमन हुसैनिया और नासिरगंज की तरफ से किया गया और जैसे ही सड़कों पर शिया समुदाय के लोग आतंकवाद मुर्दाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़े, वैसे ही हिंदू समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग इस प्रदर्शन में साथ सम्मिलित हुए हैं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के नासिरगंज कस्बे का है, जहाँ 6 फरवरी को हुए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया जामा मस्जिद में बम ब्लास्ट में शहीद हुए शिया समुदाय के लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद पाकिस्तान सरकार और आतंकवाद के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया, जो नासिरगंज के हुसैनिया इमाम बाड़े से निकलकर मुख्य चौराहे पर पहुंचा, जहां पाकिस्तान सरकार और आसिम मुनीर के पुतला दहन किया गया। दरअसल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो आए दिन ये कुछ ना कुछ घटनाएं किया करता है आतंकवादियों के द्वारा। जो जितना भी यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि सही से पूछा जाए तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो शिया समुदाय के हों, चाहे वो हिंदू हों, जो भी अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमेशा से अत्याचार होते रहे हैं। और वही नहीं बल्कि वो हमारे देश में भी घुसकर कभी ना कभी घटना किया करते हैं और ये पूरी तरीके से गलत है। इसके खिलाफ हर एक इंसान को तैयार होना पड़ेगा, जाति और धर्म से ऊपर उठकर, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए इस विषय में, जिससे इसका पूरी तरीके से खात्मा हो सके। देखिए, आतंकवाद की समस्या आज कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी समस्या हो गई है और हिंदुस्तान ने हमेशा आतंकवाद का जमकर मुकाबला किया है। परंतु ये जो हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये मानने वाला नहीं है। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और इनकी ये समस्या इस जड़ से ख़त्म करने के लिए हर लोगों को तैयार होना होगा। नहीं तो ऐसे ही देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादी ये किसी को नहीं समझते। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी हो, जहाँ भी ये विस्फोट करेंगे। तो पूछ कर बम विस्फोट नहीं करते, वहाँ कौन मरता है कौन जीता है इससे इनको नहीं मतलब।
इनका मेन मतलब ये है कि दहशतगर्दी, और इस दहशतगर्दी के खिलाफ हम आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा, अन्यथा ये जो है ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी, ऐसे ही लोग बेगुनाह लोग मारे जाते रहेंगे और हम आप सिर्फ देखते रहेंगे। अभी 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया जामा मस्जिद में 90 लोग करीबन मारे गए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही है। लखीमपुर खीरी के बीरा थाना क्षेत्र में जहर खाकर आत्महत्या करने वाले युवक के मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष के पति संजय शुक्ला समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आत्महत्या से पहले सुमित गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने 8 लोगों पर गंभीर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। हैरानी की बात यह है कि मामले को 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसमें उन्होंने इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दे डाली है। परिवार का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर मामले में ढिलाई बरत रही है और प्रभावशाली आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि नामजद मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? बराबर कॉल जा रही है, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया क्योंकि जिसके अंडर में थे उन्होंने फोन रिसीव नहीं करने दिया उनको। किनके अंडर में थे? संजय शुक्ला नाम वो ले रहे हैं, वीडियो में साफ नाम ले रहे हैं सबका, जिसने जबरदस्ती कैद कर रखा था उसका। आपको उनकी मौत की खबर किस समय लगभग प्राप्त हुई? हमें तो मौत की खबर उनकी मिली है 3:30 पौने 4 बजे। हमसे वो ये बताया गया था ये मैलानी जंगल के पास कभी जाते ही नहीं है, वो वहाँ मिले। क्यों मिले वहाँ संजय शुक्ला के वहाँ गए, घर पे क्या बात हुई थी उनसे, मुझे ये सब जानना है। संजय शुक्ला को यहाँ बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे जानना है कि क्या बात हुई थी उनकी वहाँ पे। मुझे वहाँ के कैमरे खुलवाने हैं, मैं वो देखूंगी जाके वहाँ कि उनके संग क्या व्यवहार किया गया है वहाँ पे। कह रहे थे मुझे आदर्श ने गाली दी है, अश्वनी ने गाली, वीडियो में मैंने सब देखा है ये चीज़ है। और मुझे उन लोगों से सामने पूछना है, मुझे कैमरे भी वहाँ खुलवाने हैं सब, मुझे खुद देखना है, खुद तसल्ली करनी है, क्योंकि न्याय मुझे चाहिए। ये लोग अभी सब मेरे संग हैं, बाद में जिंदगी भर मेरे साथ कोई नहीं देगा। मुझे अकेले लड़ना है अपने बच्चों के लिए और मुझे न्याय चाहिए बस। जैसा मेरा घर बर्बाद हुआ है वैसा मैं दूसरों का भी करूँगी। नहीं तो इसमें आप शासन प्रशासन को अभी तक आपने तहरीर दी है कि नहीं दी है? अभी नहीं दी है, दे रहे हैं तहरीर। तहरीर में आप क्या मांग करना चाहेंगी? तहरीर में बस यही मांग है मेरी कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, मुझे न्याय मिले बस। मुझे मेरा आदमी चला गया, ये आदमी दो, आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, मेरा आदमी वापस ला के दे दो बस। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा ये कि आप कुछ नहीं दे पा रहे हो, मेरा आदमी जैसा घर से गया था मेरे सामने ला के खड़ा कर दो। मुझे किसी से जिंदगी मौत से किसी की कुछ नहीं करना है, मेरा आदमी मुझे ला दो। और अगर आदमी नहीं ला के दे पाओ तो सबकी लाशें चाहिए मुझे, सबकी, इतने लोगों की जितने लोगों के नाम है बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं अपने आदमी को देख रही हूँ, 13 तारीख को मेरी बहन की शादी है, मैं कल वहाँ जा रही थी, कोई बात नहीं हुई थी मेरे घर में भी। खबर बहराइच से है, जहां जीप ने 4 लोगों को रौंदा है। हादसे में 7 माह की मासूम की मौत और सीतापुर के निवासी बताए जा रहे सभी लोग ज्ञान देवी, मरा देवी और सुनीता घायल हैं। मेडिकल कॉलेज में घायलों का इलाज जारी है। थाना हरदी के भगवानपुर का मामला। सरोवर नगरी नैनीताल में नैनीताल से दूर विकास भवन भीमताल में सेफर इंटरनेट डे के उपलक्ष्य पर स्मार्ट टेक और साथ ही सेफ चांसेस एक्सप्लोरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई विषय के अंतर्गत जिला सूचना एवं विज्ञान केंद्र नैनीताल द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल अरविंद कुमार पांडे द्वारा इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग हेतु प्रमुख साइबर खतरों और निवारण तकनीकों के बारे में उपयोगकर्ताओं को शिक्षा देते हुए वहां पर
सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के बीच AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में बताया गया। कार्यशाला में अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नैनीताल और साथ ही तिलोत्मा यादव द्वारा बताया गया कि विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए इंटरनेट और AI के सुरक्षित जिम्मेदार उपयोग के प्रति संवेदनशील बनाने पर जागरूकता बढ़ाने के लिए फरवरी के दूसरे मंगलवार को विश्व स्तर पर सुरक्षा इंटरनेट सेवा दिवस मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बजट ऐसा जिस पर कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा तो कई सवालों की झड़ी लग रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी ने महिला कार्यकर्ता और संगठन इस बजट की खुलकर तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर आम जनता खासकर गृहिणियां महंगाई के मुद्दे पर नाराजगी जाहिर कर रही है। हरिद्वार बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रीति का कहना है कि एक महिला सोच समझ कर ही बजट को पास करती है। ये बजट महिलाओं, गृहिणियों और परिवार के हितों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा बनाया गया है। भाजपा की महिला कार्यकर्ता और महिला इस बजट से संतुष्ट हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू उतना ही अहम भी है। आम जनता का कहना है कि गैस सिलेंडर के दामों में अचानक 50 रुपए की बढ़ोतरी ने घरेलू बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। गृहिणियां पूछ रही हैं कि कागजों में राहत भले ही हो, लेकिन रसोई का बजट कैसे संभलेगा। हरिद्वार की गलियों, बाजारों में, घरों में यही चर्चा है, बजट अच्छा है या अधूरा है, सरकार की नीयत सही है या जमीनी असर अभी बाकी है। अब देखना होगा सरकार जनता की इन चिंताओं पर क्या कदम उठाती है। से आई थी और जो अपनी विचारधारा से जुड़ी हुई महिलाएं थी, कुछ नई महिलाएं हैं जो कि पहली बार यहाँ पे आई। तो अभी हमारा बजट आया है, उसमें महिलाओं को लेकर के सरकार की क्या सोच रही है, मोदी जी की क्या सोच रही है और वो बजट में झलकता है। उसी की जानकारी थोड़ी सी देने के लिए मैं यहाँ पे मुझे बुलाया गया था और मैं उनके बीच उपस्थित। अब क्या फाइलें हैं और क्या नहीं, उस पर मैं ज़्यादा डीपली इस समय अवसर नहीं समझती हूँ कि उचित अवसर है कि ऐसा मैं बोलूँ। मैं तो एक शिक्षाविद हूँ और आज बजट के हिसाब से ही मुझे जानकारी देनी थी महिलाओं को, वो मैंने अपना काम किया है। मेरा जो उद्देश्य था उसमें मैं पूर्ति की है मैंने। तो मुझे उस फाइल के बारे में जो कि अभी ऑथेंटिक नहीं है, मैं उसके बारे में कमेंट करना अपना उत्तरदायित्व नहीं मानती। आगे और महिलाएं चहुमुखी विकास कर रही हैं, कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं आज पुरुषों के साथ। आप देखिए कि महिलाओं का जो एजुकेशन का रेट है वो बहुत, एजुकेशन का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक बढ़ गया है और किसी भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आज महिलाएं नहीं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वो पायलट भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। लेकिन इसमें सवर्ण महिला होगी उसके लिए तो जब हम किसी व्यक्ति को वैचारिक स्तर पर इतना समृद्ध कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से ये सोच के चलना चाहिए कि वो हमें प्रताड़ित करे। उसको सरकार ने बैलेंस बनाया है, ऐसा नहीं है। सभी को प्रतिनिधित्व मिलेगा और उस पर एक कमेटी गठित की जाएगी, इस तरह का प्रावधान किया गया है। और एक्सपेरिमेंट जब होते हैं तो उनसे लर्निंग होती है। तो आप प्रथम चरण में आप कभी भी किसी चीज़ को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। जब तक वो अप्लाई नहीं हुआ है उसके गुण दोषों को आप परिभाषित नहीं कर सकते। तो अभी तो वो अप्लाई नहीं हुआ था कोई भी स्कीम प्रैक्टिकल रूप में। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी सीतारमन जी को, आदरणीय सीतारमन जी को चुना है। वो मेरे को ऐसा लगता है कि एक महिला भी बजट को प्रस्तुत कर रही है, 9वीं बार प्रस्तुत कर रही है। तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ सोच के ही दिया है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि घर का एक बजट भी होता है
ऐसे ही एक देश का बजट होता है। तो जो घर का बजट होता है वो भी एक महिला ही बनाती है भाई, मतलब महिलाओं के हस्बैंड होते हैं, वो कमा के लाते हैं, तो वो घर को चलाने के लिए जो होता है कि इनकम अपनी महिलाओं के हाथ में देते हैं, तो महिला उसमें एक बजट बनाती है कि मुझे अपने बच्चे पे इतनी शिक्षा में ये लगाना है, घर परिवार में ये लगाना है, स्वास्थ्य के लिए ये लगाना है। तो इसी तरह पूरे देश को देखते हुए जो बजट है हमारी सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, तो ये बजट बहुत अच्छा और महिलाओं के लिए लाभप्रद बजट है, जिसमें बहुत सारी चीजें महिलाओं के लाभ के लिए प्रस्तुत की गई। सितारगंज के श्री सनातन धर्म मंदिर में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन की शुरुआत आज कलश यात्रा के साथ की गई। वृंदावन से आए स्वामी सदानंद महाराज जी के द्वारा कथा सुनाई जाएगी। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए वहां पर पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर भक्ति भाव से शामिल हुए हैं। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला है और जय श्री कृष्ण के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। इसी मौके पर उपस्थित शीतल सिंगल ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचेंगे। कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और साथ ही आयोजकों की ओर से क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का लाभ उठाने की अपील भी की गई है। साथ ही स्वामी सदानंद जी के द्वारा सितारगंज कोतवाली प्रभारी कोतवाल सुंदरम शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर शीतल सिंगल, भीम सिंह गर्ग और साथ ही रोशन लाल, सुरेश जैन, रेशम गुप्ता और साथ ही सुरेश सिंगल अग्रवाल, बिंदेश जायसवाल और साथ ही RN भंडारी, भगवान सिंह भंडारी, जीवन बोरा आदि लोग उपस्थित रहे। हमारे परम पूजनीय गुरुजी, परम श्रद्धेय स्वामी सदानंद जी महाराज जी के द्वारा हमें 8 माह पूर्व, जो कि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक का हमें समय मिला और हमारा परम सौभाग्य है। हाँ, और उसके बाद हमारा चेंज होकर के 10 फरवरी और से आपका 12 फरवरी तक का समय मिला। तो गुरुजी का जो श्रेय है वो आप लोगों की सेवा करते हैं। आपकी लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 100 गौशालाएं संचालित कर रहे हैं और उसके बाद ये आपके अनाथालय बुजुर्गों के लिए तमाम जगह इनके खुले हुए हैं। फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, जो कि लगभग उनको निःशुल्क 100 बेड का एक आश्रम बना हुआ है। तो गुरुजी नित्य प्रतिदिन सेवा के उस पर लगे हुए हैं। रुड़की के अब्दुल कलाम चौक से कोर कॉलेज की ओर आने जाने वाला बाईपास सुलानी नदी पर बना पुल एक बार फिर चर्चाओं में है, लेकिन इस बार चर्चा किसी विकास कार्य की नहीं है बल्कि सिस्टम की पोल खोलने की है। आपको बता दें, एक जानलेवा गड्ढे की पोल है और पुल के ऊपर अचानक बना यह गहरा गड्ढा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि यहाँ काम नहीं बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट हुआ है। आपको बता दें, ये कोई मामूली सड़क नहीं है, ये NH 334 का वार्ड हिस्सा है, जिसमें NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र सरकार के मुजफ्फरनगर हरिद्वार देहरादून प्रोजेक्ट के तहत पास किया गया था। इस सेक्शन का निर्माण कार्य मुख्य रूप से एरा इंफ्रास्ट्रक्चर और के बाद में पुनर्गठित प्रोजेक्ट्स के तहत HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों के पास रहा है। पूरे मुजफ्फरनगर हरिद्वार प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों रुपए से अधिक थी।
सालों की देरी के बाद 2021 के कुंभ मेले में ठीक पहले इससे आनन फानन में पूरी तरह चालू कर दिया गया था। नेशनल हाईवे के नियमों के अनुसार इस ऐसे फ्लाईओवर की मियाद कम से कम 20 से 25 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 4 साल में ही पुल वेंटिलेटर पर आ गया है। साल 2021 में बड़े बड़े दावों के साथ शुरू हुआ इस फ्लाईओवर को अभी 4 साल पहले पूरे हुआ है और साथ ही यह तीसरी बार है जब सड़क धंसी है यहाँ पर। के दोनों ओर जो नए बाईपास बने हैं इनकी क्वालिटी पहले से ही बहुत घटिया रही है। कई बार टूटने के मामले सामने आए, कई बार ट्रैफिक डाइवर्जन भी करना पड़ा, लेकिन एनएच के जो अधिकारी हैं उनकी नींद पता नहीं क्यों नहीं टूट रही है। जब मेंटेनेंस तक पे कंपनी का काम मेंटेनेंस तक करने का भी है तो उस पर कार्रवाई करने में और उसको तत्काल देखने में, उनकी रिपेयर करने में क्या दिक्कत है। इतने घटिया क्वालिटी के निर्माण हमने अब तक भारत में अगर कहीं भी देखेंगे तो इतने घटिया कभी नहीं हुए। ये पहली बार हुआ है। अगर आप मंगलौर और सालियर के बीच के हाईवे को भी देखेंगे तो गाड़ी अगर 40 की स्पीड पे भी है तो भी इतना जंप ले रही है और वो बड़ा खतरनाक है लोगों के लिए। और वो हाईवे भी बड़ी घटिया क्वालिटी का है, उसके किनारे भी कई बार टूट कर गिर चुके हैं और इनकी जो स्लैब गिरने की संभावनाएं आ रही है। और रुड़की के जो तीसरे हिस्से में जो दो हिस्से ये कवर हो गए बाईपास से, तीसरा जो बाईपास बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी होगी उसका भगवान ही मालिक है, बनने के बाद पता लगेगा। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर जिन पर वाहनों की गति बड़ी तेज है, जिन पर लोगों का जीवन एकदम खतरे में आ सकता है हल्के से गड्ढे से भी। सोलानी नदी के ऊपर जो गड्ढा हो गया है, अब ये जो वर्तमान में सोलानी नदी के पुल के ऊपर टोडा खटका के पास जो बीच सड़क में जो गड्ढा हुआ है, ये निश्चित रूप से अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी है। इन अधिकारियों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। ये केवल एक सामान्य भ्रष्टाचार नहीं है कि कुछ पैसे आपने खा लिए और आपका का भ्रष्टाचार हो गया। लोगों के जीवन पे खतरा है। पता नहीं कौन व्यक्ति कब कहाँ अपनी जान दे दे इन गड्ढों में आकर। मुझे लगता है कि ये जो सरकार है या विभाग है बहुत सारे लोगों की बलि लेकर ही इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। और इस प्रकार की अनदेखी निश्चित रूप से लोगों के जान और उनकी जो उनका माल है उस पर भी बहुत भारी पड़ने वाली है। कई सारे जगहों पर लोगों के बम्पर और जो ये इनके सस्पेंशन होते हैं वो टूट रहे हैं, तो गाड़ियों को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। आप टोल वसूलते जा रहे हो, टोल की जो कीमत है वो बढ़ाते जा रहे हो और उसके बदले जो सुविधाएं देनी है वो शून्य से भी नीचे होती जा रही है। अगर आप ये हाईवे घटिया क्वालिटी के हाईवे ना हो तो गाड़ियां भी सुरक्षित हो और लोग भी सुरक्षित रहें। ऋषिकेश के स्पर्श गंगा अभियान की टीम से जुड़े सदस्यों ने आज श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज में स्पर्श गंगा स्वच्छता संकल्प के तहत कला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और साथ ही निशंक की बेटी और स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आयुषी निशंक पहुंची है। टीम के सदस्यों ने आयुषी निशंक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया है और पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इसी के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया गया। गढ़वाली गीतों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य की संस्कृति को बचाने का संदेश दिया गया। डॉक्टर आयुषी निशंक ने कहा कि उनके पिता रमेश पोखरियाल और साथ ही निशंक ने स्पर्श गंगा अभियान का शुभारंभ किया था, जिससे लगातार चलाए जाने की कोशिश की जा रही है। इस अभियान का मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और मां गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने का संदेश देना रहा है। हमेशा उत्साहित होते हैं और हमारा मानना है कि छात्रों के उत्साह को एक मार्गदर्शन देना होता है
और स्पर्श गंगा के माध्यम से पहले हमेशा पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको शुरू किया और वो हमेशा हमारे और सभी लोग के मार्गदर्शक रहे हैं। तो स्पर्श गंगा के माध्यम से किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं और बच्चों में एक जागरूकता के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास उनको हो कि इस पर्यावरण को साफ रखना, इस पृथ्वी, क्योंकि एक ही प्लैनेट है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि आज जब हम वीजा लेकर प्लैनेट बी पे जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भंडारी सर है, प्रिंसिपल सर है, रोटरी क्लब ने भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है, जॉनी पूरी टीम, सभी लोगों ने जो है यहाँ पर आकर जो है इसको आगे बढ़ाने में सहायता। कला प्रतियोगिता का भी इसमें आयोजन किया गया है, तो उनको किस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा ताकि उनमें हौसला अफजाई हो कि वो आगे भी प्रेरित हो? जी बिल्कुल, बच्चों को एक ड्राइंग कंपटीशन भी इसमें दिया गया है ताकि उनको और इस बात से उत्साह मिले कि वो किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं और आगे आ सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ कला ही नहीं बल्कि आज हम लोगों ने जो है वो सफाई अभियान भी किया यहाँ पर और बच्चों के साथ भी किया, उनमें भी जागरूकता आई कि किस तरीके से घर के अगल बगल भी जो है वो साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो अभी वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे। हरिद्वार में मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ मेले के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। मेला अधिकारी ने धनौरी सिडकुल मार्ग पर बन रहे पुल का स्थलीय निरीक्षण किया है और साथ ही आपको बता दें इस पुल की निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराई जा रही है और साथ ही मेला अधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से काम करने के पूरे निर्देश दिए हैं। कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों के लिए 1200 करोड़ से ज्यादा का स्टेटमेंट बनाया गया है, जिसमें से करीब 220 करोड़ के कामों का जीओ जारी हो चुका है और साथ ही आपको बता दें जबकि अन्य निर्माण कार्य भी जल्द ही धरातल पर उतरेंगे। अभी स्टार्ट हुआ है। ये 90 मीटर स्पान का डबल लेन पुल है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जा रहा है। साइड में एक और पुल है जिसकी सिक्योरिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये नया अलाइनमेंट प्रपोज किया गया है और इसका काम अभी शुरू हुआ है और इसकी प्रगति जो है वही मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे मैं आई थी। अभी जो हमारे करीबन 35 काम जो हमारे अप्रूव हुए थे उसमें से करीबन 22 से 23 काम जो हैं हमारे प्रगति पे हैं और करीबन 7-8 काम हैं जिनकी टेंडर प्रक्रिया जो है वो अगले हफ्ते तक पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी काफ़ी काम है जो पाइपलाइन में है जिनका जैसे ही जीओ होता है हमारे कार्य प्रगति में। जो हमारे जीओ हुए हैं करीबन 220 करोड़ के जीओ हुए हैं हमारे, जिनके काम चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने भारत सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, NMCG को, मेटी को, अलग अलग तरह से। तो टोटल जो आउटले बना अभी तक हमारा वो 1224 करोड़ का बचा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।